गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को हम लोग तीन पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ मैं, ये 10 मिनट की वीडियो होने वाली है और हमारे जो सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरा का पूरा ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें तो कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊँगा। चलिए, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना और एकता की भावना तथा एक समान चेतना और राष्ट्रवाद की कहलाती है। देखिए क्या होता है, मेरा मेरे देश को लेकर ना बहुत मेरा मेरे देश को लेकर जो भावना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या, हम सब अपने देश से प्रेम करते हैं। हम सब भारत में रहते हैं, हमें पता है भाई कि हम लोग जैसे कि नेशनल एंथम जब चालू होता है तो किस तरीके से हमारे अंदर एक अलग सी सद्भावना, अपने देश के प्रति प्रेम उभरने लग जाता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो भावना है ना वो राष्ट्रवाद की भावना है, मतलब कि अपने देश के प्रति एक प्रेम की भावना है हम लोगों की, ठीक है ना। यहाँ लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा संस्कृति विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधती है। देखिए, हमारे देश के अंदर हिंदू भाषी लोग हैं, हमारे देश के अंदर तमिल भाषी लोग हैं और हमारे देश के अंदर कन्नड़ भाषी लोग हैं। पता नहीं कौन कौन सी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी सब लोग ये बोलते हैं आई एम इंडियन। बोलते हैं या नहीं बोलते? मतलब सब ये बोलते हैं भाई हम भारतीय। मतलब उनको चाहे भाषा से कोई मतलब नहीं है, बस उनको पता है कि भाई हम लोग क्या है, इंडिया के अंदर है। हम लोग क्या है, इंडिया के अंदर है और इंडिया को बनाने के लिए कितना ज़्यादा मशक्क़त किया गया है। मतलब कि मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब हमारे देश में अंग्रेज थे, तो देखिए कितने सारे राष्ट्रवादी आए और उन सब लोगों ने क्या किया। राष्ट्रवादी समझ रहे हो ना, राष्ट्रवादी मतलब जिसको देश के प्रति प्रेम था, जिसके अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना थी, वो सारे राष्ट्रवादी। उन लोगों ने कितना ज़्यादा लड़ाइयाँ की, तब जाके आज हम लोग आज़ाद हुए, ठीक है। अब इसी में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी। भाई ये चैप्टर का दूसरा नाम ही महात्मा गांधी है, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर में महात्मा गांधी ही हमें पढ़ना है। तो देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हो जाता है। अब ये जो महात्मा गांधी थे ना, इनके जन्म होने के कुछ समय बाद इनकी शादी भी हो जाती है। फिर ये क्या होता है, पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। पता है को बहुत सारे बच्चे ये है कि मैं उनसे अगर पूछता हूँ ना कि भाई हमारे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, तो गांधी लोग सारे बताते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पढ़ाई के लिए गए थे। पर भाई गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पढ़ाई के लिए नहीं गए थे, गांधी जी पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे, लंदन। क्योंकि भाई दक्षिण अफ्रीका खुद एक उपनिवेश था। उपनिवेश जानते हैं ना, उपनिवेश मतलब होता है कि कोई छोटा देश किसी बड़े देश को गुलाम बना लेता है, ये उपनिवेश होता है। जैसे हम लोग भी एक समय उपनिवेश थे, दक्षिण अफ्रीका खुद उपनिवेश था। अब बताइए दक्षिण अफ्रीका में कोई कैसे पढ़ने के लिए जा सकता है। तो हमारे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पढ़ने नहीं गए थे, हमारे गांधी जी लंदन पढ़ने गए थे। और ये कब पढ़ने गए थे लंदन? 1915 में गए थे दक्षिण अफ्रीका, सॉरी लंदन गए थे, ठीक। सॉरी 1915 नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 1915 बताया। वैसे वो हमारे गांधी जी 1893 के आसपास वो गए थे पढ़ाई करने के लिए और फिर पढ़ाई करके वापस आया, फिर वापस वो दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका वो अपने दोस्त की वजह से गए थे। उनके दोस्त थे जिनका नाम था अब्दुल्ला सेठ। अब्दुल्ला सेठ की वजह से वो आ गए थे, ठीक है ना। अब्दुल्ला सेठ का कोई किस केस था, उसी केस के लिए, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी तुम्हें पता है कि किस चीज़ की पढ़ाई किया था लंदन में जाके, उन्होंने पढ़ाई की थी वकालत की। तो हमारे गांधी जी अब्दुल्ला सेठ के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पे जाके कई सारे आंदोलन किए, ठीक है ना। अब वो आंदोलन जीतने के बाद वो वापस भी आए। और देखिए दक्षिण अफ्रीका से जिस दिन वो वापस आया वो डेट थी 1915। और इसी डेट को हमारे देश के अंदर स्वदेशी दिवस बनाया जाता है, ठीक है ना। स्वदेशी दिवस, ठीक है ना। वैसे तो 9 नवंबर आई थिंक कुछ डेट है, इस दिन स्वदेशी दिवस बनाया जाता है। 1915 में हमारे गांधी जी वापस आ जाते हैं। अब जब गांधी जी वापस आ गए ना, तो उन्होंने सबसे पहले जो वर्ड इस्तेमाल किया, सत्याग्रह। वैसे इसका वर्ड का इस्तेमाल तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही कर दिया था। वैसे इस सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन। देखिए, अब मान लीजिए मेरे को अगर कोई बात बनवानी है सरकार से, तो मेरे पास एक तरीका है, मैं लड़ूँ, डंडा गोली बारूद इन सब का इस्तेमाल करूँ। पर हमारे गांधी जी ने एक शब्द दिया
कि हमें क्या करना है, हमें गोली बारूद से नहीं लड़ना है, हमें तो शांतिपूर्वक लड़ना है। मतलब हम सत्य के रास्ते पे चल के लड़ेंगे, अहिंसा के रास्ते पे चल के लड़ेंगे। अहिंसा के रास्ते मतलब कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मतलब मान लीजिए सरकार है, सरकार के सामने जाके आराम से बैठ के आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, ये सब काम करेंगे, उनसे लड़ना नहीं है। ठीक है, इसे ही बोला गया सत्याग्रह। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, महात्मा गांधी का सत्याग्रह करते हैं। इन्होंने बोला सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पर बल देना। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रह की लड़ाई लड़ सकते। मैंने बताया था अहिंसा के मार्ग पर चल के भी हम क्या सकते हैं, अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। इसके बाद देखिए, पहला उस समय एक वॉर चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था उसमें। अच्छा, ये खिलाफत असहयोग आंदोलन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये हाँ, रोल टैक्ट बताते हैं। रोल टैक्ट क्या है? रोल टैक्ट की शुरुआत 1919 में की गई थी। 1919 में रोल टैक्ट आया था। रोल टैक्ट का मतलब रोल टैक्ट हुआ क्या था, मतलब हमें पता है कि पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पहला पहला विश्व युद्ध कब था? 19 से हम लोग बोलते हैं कि भाई जो पहला वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो हमारा था भाई 1914 से लेकर 1918। अब इस युद्ध में क्या हुआ था भाई, अंग्रेजों ने ना हमसे मदद मांगी थी। ठीक है ना, एक्चुअली भाई हमसे मदद मांगना, हमारी सेना की मदद मांगी थी, हम लोगों से मदद मांगी थी कि हम सैनिक रूप से उनकी मदद कर दें। बदले में वो क्या करेंगे, आज़ाद मतलब अगर ब्रिटिश जीत जाता है तो मतलब वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश जीत जाता है तो क्या होगा, ये ब्रिटेन वाले हमें आज़ाद कर देंगे। हम लोगों ने उनकी मदद भी की, पर अब वो ईयर था जिस दिन वो लोग मतलब जीत गए थे, 1918 में ब्रिटिश जीत गए थे। तो ये जी ब्रिटिश के जीतने के बाद हम उनका वादा था कि वो हमारा अपना वादा पूरा करे, हमें क्या दे, आज़ादी दे। वो हमें आज़ादी दे, तो उन्होंने आज़ादी देने के अलावा मतलब उन्होंने आज़ादी नहीं दी जो कि उन्हें देनी चाहिए थी। उन्होंने 1919 में क्या किया, हमें एक एक्ट दे दिया। उस एक्ट का नाम क्या था? रोल टैक्ट। अब रोल टैक्ट का मुख्य प्रावधान था राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल देना। मतलब कि बिना शक के बुनियाद पे क्या करना, उनको 2 साल के लिए जेल में डाल देना, ये था इसका प्रावधान। ठीक है ना। इसमें क्या था भाई, इसका उद्देश्य यही था कि मतलब अभी जितनी भी उस समय में राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, राजनीतिक गतिविधियां मतलब जो भी कोई भी नेता अगर अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों का विरोध कर रहा था, तो उस समय क्या था, इन लोगों को क्या करना था, ये जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी इनको क्या करनी थी, खत्म करना था किसी भी तरीके से। यही उद्देश्य था कि भाई जितनी भी जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उन सभी को दमन करना। दमन मतलब क्या करना, खत्म करना। ठीक है, ये रोल टैक्ट का उद्देश्य था, जिसके कारण जो भी आंदोलन कर रहा था, जो भी राजनेता आंदोलन कर रहा था, उनको क्या करना था, जेल में डाल देना था कि भाई वो वो वहां पे पड़े रहे और फिर कोई आंदोलन ना हो, ऐसे करके। ये ना थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ रोल टैक्ट का अन्यायपूर्ण क्या था। ठीक है, भारत के नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया और भारतीय सदस्यों को सहमति के बगैर बगैर पास किया गया। मतलब कि ऐसा एक्चुअली क्या हुआ, रोल टैक्ट का अन्यायपूर्ण ये हुआ कि भाई देखिए, नागरिकों की आज़ादी पर प्रहार किया गया। अब हमें यहाँ आज़ादी देना चाहिए था, पर इन लोगों ने क्या किया, हमें रोल टैक्ट दे दिया। उल्टा से हमारे राजनेताओं को क्या किया, जेल में डालना चालू कर दिया, जिससे क्या हो कि कोई भी इनका विरोध ना करे, जो इतना बड़ा इन लोगों ने काम किया था इसका कोई विरोध ना करे। रोल टैक्ट के परिणाम क्या हुए, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अलग अखिल भारतीय हड़ताल, उस शहरों में रैलियां जुलूस निकाली गई। मतलब कि 6 अप्रैल को क्या हुआ, महात्मा गांधी ने ना एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू किया, आंदोलन की शुरुआत की। विभिन्न शहरों में क्या हुआ, रैलियां निकाली गई, जुलूस निकाले गए, रेलवे वर्कशॉप में कामगारों तथा हड़ताल हुई, दुकानें बंद हो गई, स्थानीय नेताओं को हिरासत में डाल लिया, और बैंक और डाक खाने जितने भी थे ये सब बंद होना चालू हो गए। ठीक है ना, मतलब हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी उस समय इंडिया की। मैं ये सिचुएशन बता रहा हूँ, इंडिया में ये सब हो रहा था। ठीक है, रोल टैक्ट के कारण हो रहा था कि भाई गांधी जी ने आंदोलन चालू कर दिया, शहरों में रैलियां निकलने लगी, जुलूस होने लगी, रेलवे वर्कशॉप, कामगार हड़ताल, दुकानें बंद होने लगी, स्थानीय नेताओं को हिरासत में डाले जाने, बहुत तेजी से हिरासत में डाले जाने लगा था। ठीक है, अच्छा, आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जो रोल टैक्ट है ना, इसके परिणाम में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आता है। एक्चुअली इसी के विरुद्ध क्या हो रहा था, पंजाब के अमृतसर, ठीक है ना, पंजाब का अमृतसर था, ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो रहा था कि ये पंजाब के अमृतसर में देखिए 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पुलिस ने
वैसे पहले मैं बता दूं जलियांवाला बाग में हो क्या रहा था एक्चुअली। जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने वाला था रोल टैक्स के विरोध में। ठीक है ना, रोल टैक्स जो था उसके विरोध में वहाँ पे शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन होने वाला था। तो क्या हुआ, वहाँ पे 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी स्थानों पर आक्रमण किया और अमृतसर मार्शल लॉ लागू किया। इसका कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया गया। और जलियांवाला बाग बाग दुखद नरंसहार 13 अप्रैल उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी बनाया जाता था। ग्रामीण का एक जत्था जलियांवाला बाग में मेले में शरीक होने आया था। यहाँ बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते को संकीर्ण कर दिया और जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और वहाँ पे क्या करवा दी, गोली चलवा दी। एक्चुअली हुआ 10 अप्रैल 1919 को क्या किया, अमृतसर पे ना पुलिस ने जितने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे थे उन पे गोलियां चलवाई। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता कि वहाँ के लोग, वहाँ के जितने भी सिपाही थे, जितने भी अंग्रेज थे, उनको पहले ही भनक हो गया था कि यहाँ पे इतनी बड़ी सभा बैठ सकती है, मतलब इतनी सभा होने वाली, इतनी बड़ी सभा। सबको डराने के लिए वहाँ पे क्या लगा देगा, मार्शल लॉ लगा देगा। भाई ये बहुत खतरनाक लॉ था। इसके तहत क्या किया गया था, शक के बुनियाद पर गोली मार देते थे सीधे। अब क्या हुआ, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को ना बैसाखी था, बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था, मेला लगा हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ कि भाई बहुत सारे रोल टैक्स के आंदोलनकारी इकट्ठा हुए थे, आंदोलन का डिस्कशन चल रहा था, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो 13 अप्रैल 1919 को जो हमारे जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग जो कि सिर्फ एक ही गेट था, जलियांवाला बाग का एक ही गेट, उस एक गेट को बंद करवा दिया और क्या किया, चारों तरफ से सिपाहियों को बुला के उस पर गोलियां चलवा दी। देखिए बोला जाता है ना कि वहाँ जलियांवाला बाग में एक कुआं था, उसमें मतलब जितना गोलियों से नहीं मारे गए उतना कुएं में मारे गए, मतलब कुएं में कूद गए। अब फिर क्या हुआ, उसके ऊपर और कुछ लोग कूद गए, फिर उसके ऊपर और कुछ कूद गए, और इस तरीके से क्या हुआ, जितने भी लोग थे कुएं के अंदर वो सब मारे गए। ठीक है, इसके प्रभाव क्या हुआ जलियांवाला बाग, इसके और भी भयानक प्रभाव हुए। भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, मतलब कि आंदोलन करने लगे, बहुत बड़े रूप में आंदोलन हुए। देखिए वीडियो है ना थोड़ा सा और बड़ी जा रही है, 10 मिनट से ऊपर जा रही है, बट कोई नहीं, मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस पे मोर्चे लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया। ठीक है ना, सरकार ने निर्माता पूर्वक रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया, मतलब कि लोगों के अंदर ना डर बैठाना चालू कर दिया सरकार ने। ठीक है ना, सरकार और सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसकर चलने और सारे सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। और सत्याग्रहियों को ना जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, मतलब कि हम लोगों ने तो किया ही किया, अंग्रेजों ने भी किया कि हम लोग को घिस कर लेकर जाते थे कि लोग देखे और डरे, और जितने भी सत्याग्रही थे उनको जमीन पे नाक रगड़वाते थे, ये सब करते थे। ठीक है ना, और ये कोड़े मारते थे, गांव पर बम बरसाए गए। ठीक है, और हाँ, मतलब हम लोगों ने आंदोलन किया, बदले में ने इन अंग्रेजों ने भी हमें बहुत अच्छा खासा जवाब दिया। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने सत्याग्रहियों को जमीन पर घसीटा, उनको नाक रगड़वाई, लोगों को कोड़े मारे गए। ठीक है, ये सब काम किए गए। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखिए। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का उपयोग सबसे पहली बार कहाँ किया, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार 1917 में किया, 1917 चंपारण में किया। क्या किया, चंपारण में। एक्चुअली क्या होता था, चंपारण में ना नील खेती होती थी। क्या होती थी, नील खेती। अब वहाँ के जो लोग थे ना वो नील खेती से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो वो लोग चाहते थे कि यहाँ नील खेती से छुटकारा चाहते थे। वहाँ पे नील खेती के साथ साथ कठियावाड़ी सिस्टम था भाई, और बहुत दिक्कत थी उस सिस्टम में। और वो वहाँ के ना शेयर क्रॉपर्स, मतलब कि वहाँ के जो किसान थे ना ऐसे थे, शेयर क्रॉपर्स से, मतलब कि अपने फसलों को शेयर किया करते थे। अब कुछ भाग में वो क्या करते थे, नील की खेती किया करते थे। जैसे मान लीजिए उनका इतनी बड़ी ज़मीन है, इसका ना 20% भाग पे उनको नील की खेती करनी होती थी, और बाकी भाग पे क्या होता था, उनका अनाज होता था। ये अनाज वो खुद रख लेते थे, और ये नील किसको दे देते थे, अंग्रेजों को दे दिया करते थे। अब क्या हुआ 1917 में, क्या हुआ, कुछ मतलब जर्मनी के अंदर ना सिंथेटिक नील बन गया। सिंथेटिक नील बनने के बाद इन अंग्रेजों को लालच लगी, क्योंकि भाई एक्चुअली क्या होता था, ये जो हमारा ये वाला नील था ना, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता था, सिंथेटिक नील सस्ता था। और इसीलिए ना अंग्रेजों ने एक चाल चला, उन्होंने बोला कि ये नील ना अब चंपारण के किसान रख ले, और बदले में हमें क्या दे दे, अनाज दे दे। तो यही चीज़ ना वहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा बुरा
और गलत लगा, इसीलिए ना वहाँ के किसान में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला आए और गांधी जी से उन्होंने मदद मांगी, और इसीलिए ना गांधी जी ने 1917 में क्या किया, दमनकारी बगान व्यवस्था को खिलाफ नील की खेती की और किसानों को प्रेरित किया। बस आपको इतना याद रखना है कि बिहार के अंदर चंपारण आंदोलन हुआ, जिसमें सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का उपयोग किया, और 1917 में आंदोलन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो बगान थे ना, नील के बगान, उसके खिलाफ ये आंदोलन किया था उन्होंने, ठीक है ना। 1917 में इसी के तुरंत बाद उन्होंने एक और आंदोलन किया, खेड़ा, गुजरात में किया। वहाँ पे क्या था, जो लगान वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, फसलें नष्ट हो रही थी और लगान बहुत बढ़ गया था। तो वहाँ के भी किसान को ना लगान से माफ़ी चाहिए थी कि भाई लगान में कुछ कंसेशन मिल जाए, इसलिए ना गांधी जी से उन्होंने मदद मांगी, और 1917 में हमारे गांधी जी ने खेड़ा जाके गुजरात के किसानों को और खेड़ा के किसानों को मदद की, और वहाँ से ना मतलब कि वहाँ जो प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चल रही थी उसको सुलझाया। देखिए, इसके अलावा और था कि समर्थन दिया, फसल खराब हो जाने से प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालात में नहीं थे। वहाँ पे वो मैं बोल रहा हूँ ना, लगान चुका नहीं पा रहे थे, क्योंकि भाई वहाँ फसलें भी खराब हो गई थी, प्लेग बीमारी भी आ चुकी थी। तो वहाँ के किसान ये चाहते थे कि भाई वो फसलें बाद में चुका देंगे, अभी नहीं चुका पा रहे हैं, बाद में चुका देंगे, ठीक है ना। और मतलब कि कंसेशन चाहते थे, बाद में क्यों चुकाना, मतलब कि वो ख़त्म ही कर दिया जाए। तो गांधी जी गए और वहाँ पे आंदोलन किया, और इस तरीके से क्या हुआ, लगान से माफ़ी मिल गई वहाँ के खेड़ा के, मतलब गुजरात के जो खेड़ा के किसान थे उनको माफ़ी मिल गई। अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में 1918 में ये भी इन्होंने यहाँ भी सत्याग्रह का उपयोग किया। एक्चुअली क्या हुआ, अहमदाबाद के मजदूरों को ना भत्ता चाहिए था, ठीक है ना, भत्ते की मांग कर रहे थे, सैलरी एक्स्ट्रा करने की मांग कर रहे थे। एक्चुअली वहाँ पे बीमारी थी, तो वहाँ के कि मतलब वहाँ के जो मज़दूर थे अहमदाबाद के कपड़ा मिल के, तो वो चाहते थे ना कि उनकी सैलरी थोड़ा-सा बढ़ जाए, उनको भत्ता मिले एक्स्ट्रा। तो उन्होंने फिर से यहाँ के अहमदाबाद के कपड़ा मिल के जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने गांधी जी से मदद मांगी, और गांधी जी आए यहाँ पे, इन्होंने आंदोलन किया, ठीक है ना। अच्छा, गांधी जी का सबसे पहला भूख हड़ताल भी यहीं हुआ था, सबसे पहला भूख हड़ताल। गांधी जी ने अपना सबसे पहला भूख हड़ताल यहीं किया था, 1918 में। 1918 अहमदाबाद कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए, ठीक है। चलिए, आज हमारी क्लास यहीं पे रखेंगे, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो होनी थी, पर ये लग रहा है 17-18 मिनट की वीडियो हो गई है। बाकी का जितना भी बच गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।